Welcome you all. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Department of Technical Education, Rajasthan. Today's topic is transfer function, which is covered in the control system of the electrical engineering. और ये हमारा टॉपिक इस सीरीज का दूसरा टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उस कंट्रोल सिस्टम में भी अलग अलग टॉपिक्स आपके होते हैं। उन टॉपिक्स के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन है बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है और एक बेसिक टॉपिक है, और कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल सिस्टम को आगे समझना बड़ा ही टिपिकल हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन के साथ में। तो ट्रांसफर फंक्शन की जो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, या ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो उसकी तीन अलग अलग डेफिनेशंस हैं। पहले अपन डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, इनपुट तथा आउटपुट के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक प्लांट है या कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई मेरा एक इनपुट होगा, उस इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग मेरा कोई आउटपुट होगा। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो रिप्रेजेंटेशन है कि आउटपुट का इनपुट से रिलेशनशिप क्या है, या आउटपुट आपका इनपुट पे कैसे डिपेंड करता है। तो सिंपली जो एक बिहेवियर है, ये एक जो करेक्टरिस्टिक है किसी भी प्लांट की, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम इनपुट लगाते हैं, उसको हम रेफरेंस इनपुट बोलते हैं, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है एक्साइटेशन और कोज। एक्साइटेशन और कोज, ठीक है। तो उस एक्साइटेशन या कोज अगर मैंने प्लांट में लगाया है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई आउटपुट जनरेट होगा या कोई रेस्पॉन्स आएगा। तो रेस्पॉन्स का एक्साइटेशन और कोज से रिलेशनशिप क्या है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या बोल दिया कि आउटपुट का इनपुट से रिलेशनशिप क्या है, और उसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, एक्साइटेशन और कोज, और आउटपुट क्या हो गया, मेरा रेस्पॉन्स हो गया। तो टेक्निकली अगर लैंग्वेज में बात करें तो रेस्पॉन्स का एक्साइटेशन और कोज से क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। ओके, थर्ड जो है कि द कोज एंड इफेक्ट, कोज है उसकी वजह से कोई इफेक्ट आया, तो इस कोज एंड इफेक्ट की वजह से यानी आउटपुट और इनपुट के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। यानी जो थर्ड जो डेफिनेशन है, ये दोनों जो ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उन्हीं का क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। कंबाइंड फॉर्म यानी बेसिकली फर्स्ट और सेकंड दोनों जो डेफिनेशन है उनको कंबाइन करके मैंने थर्ड के अंदर पुट अप कर दिया है। तो ये तो मेरी डेफिनेशन हुई ट्रांसफर फंक्शन की। तो सिंपली अगर ओवरऑल हम देखें तो आउटपुट का इनपुट से क्या रिलेशनशिप है, इसको क्या बोलता है, ट्रांसफर फंक्शन। अब अगर इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा, या इसको एक डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मेरा कोई कंप्लीट प्लांट है, उस प्लांट का कोई मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन है, इसका आउटपुट ये है, ये इनपुट है। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आउटपुट और इनपुट में मेरा रिलेशनशिप क्या है, जो कोई इनपुट जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन है, उससे कोई ना कोई एसोसिएशन होगा और उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, आपका आउटपुट जनरेट होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यानी मैथमेटिकल एक टूल है अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे डिफरेंशिएशन, अवकलन एक आपका क्या है, मैथमेटिकल टूल है। इंटीग्रेशन, समाकलन है, वो भी क्या है, आपका एक मैथमेटिकल टूल है। उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो भी एक मैथमेटिकल टूल है, और उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो मैथमेटिकल टूल है उसको हम कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। तो जो एंटायर कंट्रोल सिस्टम है अपनी, वो अपनी हमारी क्या होगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी बात करेंगे हम, अलग अलग आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन, वो अलग की चीजें हैं। लेकिन अभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमें दिमाग में ये रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है, और उस मैथमेटिकल टूल का हम कंट्रोल सिस्टम में यूज करने जा रहे हैं। अब अगर मान लो मेरा इनपुट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर मेरा इनपुट आर ऑफ एस है, आर ऑफ एस है, और आउटपुट मेरा सी ऑफ एस है, सी ऑफ आर ऑफ एस क्या मेरा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इनपुट, लाप्लास में इनपुट या इनपुट इन लाप्लास, और सी एस मेरा क्या, आउटपुट इन लाप्लास। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। देन ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा कि जी एस इक्वल टू सी एस डिवाइड बाई आर एस, यानी किसका रेशियो होगा, ये आउटपुट के लाप्लास का और इनपुट के लाप्लास का जो रेशियो होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर इसमें फर्दर सॉल्व करूं मैथमेटिकली, यानी जो मैंने प्रीवियस में बातें की है वो है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, ये है मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसमें क्या बोलते हैं, जी एस इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट।
इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो सी एस है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा मेरा जी एस इंटू आर एस, जहाँ पे जी एस क्या मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और आर एस क्या मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। यानी ओवरऑल में ये बात बोलूं कि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि आउटपुट का इनपुट से क्या रिलेशनशिप है, इसी को ही नाम हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफर फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आर ऑफ एस है, जी ऑफ एस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट क्या मेरा मेरे का सी ऑफ एस मिल गया। तो अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, ये तो अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल दिया। अगर मान लो कोई एग्जाम के अंदर या कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपके ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, और इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, वो ये होगी। तो द ट्रांसफर फंक्शन क्या है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम, किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, क्योंकि कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर कोई अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, उन कंप्लीट सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, और उन कंट्रोल सिस्टम का क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वेरिएबल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट वेरिएबल assuming all the initial condition to assuming all the initial conditions to be zero। देखो मैंने रेड मार्किंग की है, assuming all initial conditions are to be zero। what does it mean? अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर अगर डेफिनेशन लिख रहे हो और अगर ये रेड वाली लाइन यानी अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस आर टू बी जीरो नहीं लिखते हो तो आपका जो डेफिनेशन ट्रांसफर फंक्शन की दैट विल बी इनकरेक्ट, और दैट विल बी, मैं ये बोल सकता हूं कि वो प्रॉपर आपकी नहीं होगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस एंटायर सर्किट के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स की जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन जीरो होने का मतलब क्या है, मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम बात करें तो अपने पास में तीन तरीके के अलग अलग रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम डिवाइस होती है जो कभी भी एनर्जी को किसी भी फॉर्मेट में स्टोर नहीं करती है। तो रजिस्टर में हमेशा जो एनर्जी स्टोर होगी वो जीरो होगी। तो हमारे को अगर रजिस्टर अगर आपका प्रेजेंट है तो आपको इनिशियल कंडीशंस को जीरो ऑटोमेटिकली मान लेना है या कोई भी उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर क्या होता है कि एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है जो क्या करता है, अपनी एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्मेट ऑफ करंट। ओके, तो हमें अगर ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो इंडक्टर है उसके अंदर इनिशियली कोई करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो फ्लो हो रही है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको कंसीडर हमें उस एंटायर सर्किट के अंदर या उसके अंदर हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। ये जब हम एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे अगर कोई करंट अगर फ्लो हो रही है तो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं या उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, थर्ड वन है आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है कि वो भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, वो एनर्जी आपको स्टोर करता है इन द फॉर्मेट ऑफ वोल्टेज, इन वोल्टेज की फॉर्मेट में एनर्जी को स्टोर करता है। तो अगर आप ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हो तो उसकी जो वोल्टेज है या इनिशियली किस वोल्टेज से वो चार्ज है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर केस में आपको कोई भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इंडक्टर और कैपेसिटी के टाइम पे आपको केयरफुल होने की जरूरत है कि उसमें इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसको कंसिडर करना है, और अगर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर के अंदर कोई वोल्टेज स्टोर है या नहीं है, अगर वोल्टेज स्टोर है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, अगर वोल्टेज स्टोर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसफर फंक्शन की जो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेटली ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट होता है। लेकिन आपको ये मेंशन करना है कि ऑल द इनिशियल कंडीशंस हैं वो जीरो कंसीडर की गई है। तो जीएस क्या होगा मेरा, सी एस अपॉन आर एस। और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लिख के यहाँ लिखूं तो क्या बोलूंगा, अज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशन स्टार्ट टू बी जीरो, इट मींस दैट देयर इज ए नो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज वेल एज इन द कैपेसिटर। अगर ये आप डेफिनेशन निकलते हो किसी भी एग्जाम के अंदर देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन है उसका प्रोसीजर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या उसको प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन आ गया, उसके अंदर एग्जामिनर ने आपको ये बोला कि ट्रांसफर फंक्शन है उसको आप फाइंड आउट करो, तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी सर्किट दिया हुआ है उस सर्किट में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। जो भी आपको सर्किट दे रखा है उसकी इक्वेशंस आपको यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यूजिंग केसीएल किरचॉफ करंट लॉ के बेसिस के ऊपर आपको इक्वेशंस डिजाइन करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिस्टम इक्वेशन अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो। यानी
अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी जो भी इक्वेशंस आपने राइट डाउन की है उन सभी इक्वेशंस का आपको क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले हैं और आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सिस्टम का आउटपुट क्या है और सिस्टम का इनपुट क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें पता होता है कि कौन सा आउटपुट होता है, किसी में कौन सा इनपुट होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर डिफाइन करता है कि आउटपुट आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा और इनपुट आपका ये है। तो अगर दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नॉर्मली अपने को पता होता है कि क्या आपका आउटपुट होगा क्या आपका इनपुट होगा। तो अगर ये स्पेसिफाइड हो गए हैं, आउटपुट और इनपुट हो गए, तो हमें क्या करना है कि जो आउटपुट है, क्योंकि हम ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तो ऊपर की इक्वेशन में लिख ही चुके हैं, तो जो आउटपुट आपका वेरिएबल है उसकी जो इक्वेशन है वो जो सिस्टम के अलग अलग जो पैरामीटर हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ये कोई और एलिमेंट है, उन सब की फॉर्मेट के अंदर आउटपुट जो वेरिएबल है उसके लाप्लास की इक्वेशंस को लिख देंगे। इसी तरीके जो इनपुट वेरिएबल है उसके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो इक्वेशन है वो भी सिस्टम के जो पैरामीटर्स है उसकी फॉर्मेट में लिख देंगे। और फाइनली क्या करेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, आउटपुट वेरिएबल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट वेरिएबल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेक द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट विच इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन। तो जीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस, अगर मेरा आउटपुट सी ऑफ एस है, आउटपुट वेरिएबल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आर एस क्या मेरा इनपुट वेरिएबल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस अपॉन आर एस। ओके, तो ये तो मैंने एक थ्योरेटिकली बताया। अगर इसको अपन थोड़ा सा मैथमेटिकली बताएं तो जीएस मेरा क्या है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन, सीएस मेरा क्या है, आउटपुट है, और आरएस मेरा क्या है, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो वेर क्या है, आरटी की आरएस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो सिंबल बना रहेगा दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी। आर ऑफ टी का मतलब क्या है, आर बेसिकली रिप्रेजेंट, आर ऑफ टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इनपुट है वो आपका क्या है, टाइम डोमेन में, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उसको जब हमने कन्वर्ट कर दिया दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो आर ऑफ एस विल बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी कोमा सी ऑफ एस इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी टी। सी टी क्या है, आउटपुट वेरिएबल है, वो किसमें, टाइम डोमेन में। और अगर उसका मैंने लाप्लास ले लिया, सी ऑफ टी का अगर लाप्लास ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सी ऑफ एस। that means output variable which is given in the time domain has been converted into the frequency domain। तो r of s पता चल गया, c of s पता चल गया, तो g of s इक्वल क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c of t डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r of t, या g of s इक्वल टू क्या हो जाएगा, cs अपॉन rs। वेयर तो वेयर rt एंड ct क्या है, टाइम डोमेन फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने स्टडी की कि जो कंट्रोल इंजीनियरिंग है या कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो उसमें जो एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता क्या है, डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, और उसका प्रोसीजर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो हमें कौन सा प्रोसीजर उसका फॉलो करना पड़ेगा। ये कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हुआ। That is enough for today. Thank you very much.